हाँ भाई, लीजन लवर्स भाई माफी चाहूंगा कि लीजन प्रो 5i लाने में बहुत दिन लग गए भाई। कमेंट सेक्शन भरा जा रहा था कि भैया प्रो 5i, वैसे प्रो 7i हमने कर दिया था कुछ दिन पहले। प्रो 7i प्रो 5i से ऊपर आता है। अगर आपको हायरार्की समझाऊं ना लीजन सीरीज की, तो इसके अंदर इस साल 5i 7i फिर प्रो 5i प्रो 7i और फिर आता है 9i। 9i में कोई प्रो वरो नहीं लगता, वो पहली प्रो हो जाता है। और मैंने सुना इस बार 9i में 3D डिस्प्ले आ रही है। लॉन्च होने दो इंडिया में, उसका भी प्रबंध करेंगे। एंड अभी हम प्रो 5i की बात करने वाले हैं। एंड इन लैपटॉप्स में कितना क्या क्या डिफरेंस होगा, मैं प्रो 5i और प्रो 7i तो कवर कर दूंगा इस वीडियो में। 5i और 7i जब मेरे पास आ जाएंगे तो उसके अंदर भी हम चीजें कवर करेंगे कि किस लैपटॉप में क्या है और किस लैपटॉप में क्या एक्स्ट्रा ज्यादा कम, जो भी बाइंग चॉइस बनवाने के लिए। एंड लीजन सीरीज थोड़ी प्रीमियम साइड आती है तो पैसा भी प्रीमियम साइड लगता है। तो मैं इतने लैपटॉप की बात शुरू करता हूं, तुम इतने लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना वो कर लो। और हाँ, ये जो वीडियो है लेनोवो और इंटेल के साथ कोलैबोरेशन बन रही है। सबसे पहले डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे भाई देखो, टॉप लेड हमारे को मेटल की मिल जाती है, लीजन की ब्रांडिंग है। अगर 2024 से कंपेयर करते हैं तो लीजन लोगों की प्लेसमेंट डिफरेंट हो गई है। पहले पोर्ट्स बैक साइड पे थे, अभी पोर्ट सारे लेफ्ट और राइट साइड में आ गए हैं। पहले आईपीएस डिस्प्ले थी, अब ओएलईडी का मामला हो चुका है। वैसे 2025 में हो क्या रहा है, ब्रांड्स को जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं सब ओएलईडी लगा देंगे भाई प्रीमियम लैपटॉप में। क्या बात है भाई साहब। और पहले 4 जोन आरजीबी कीबोर्ड था, अभी 24 जोन आरजीबी कीबोर्ड है। वैसे लेनोवो लॉक में भी 24 जोन ही आ रहा है। और ऑफ कोर्स नई स्पेसिफिकेशन और नया प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड वो तो आ ही जाता है। और डिजाइन वाइज यहाँ पे टॉप लेड हमारे को मेटल की मिल जाती है, लीजन की ब्रांडिंग है। इधर नीचे की तरफ लेनोवो की ब्रांडिंग है। और भाई वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से आराम से लेड ओपन हो जाती है, 180 डिग्री तक चला जाता है। और भाई हिंज अच्छा खासा स्टेबल। लीजन है तो थोड़ा ऐसा मामला स्टडी रहता ही है शुरू से। और कीबोर्ड फ्लेक्स बहुत ही माइनर सा, टॉप लिड फ्लेक्स भी यहाँ पे हमारे को माइनर सा ही मिलता है। और जो लैपटॉप का इंटीरियर है और जो बॉटम है ये हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। बाकी नीचे एयर वेंट्स वगैरह हो गए। लेफ्ट और राइट साइड में कोई भी एग्जॉस्ट वेंट नहीं है, सारे के सारे एग्जॉस्ट वेंट पीछे की तरफ है। एंड लैपटॉप का वेट 2.25 kg के आसपास है। और अगर चार्जर भी इंक्लूड कर देते हैं तो 3 kg के आसपास तक ये पहुंच जाता है। 25.95 mm के आसपास की थिकनेस है। तो देखो मोटा तो है। हाँ वैसे मैंने सुना है जो 5i और 7i है ना वो काफी पतले लैपटॉप है। मतलब लीजन स्लिम सीरीज को इन्होंने ना 5i 7i में ही रिप्लेस कर दिया है। तो उसका भी जल्द रिव्यू लाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और अगर प्रो 7i से कंपेयर करते हैं, देखो एक तो लीजन के लोगो में आरजीबी नहीं मिलती, पीछे वेंट्स वगैरह में उसके अंदर आरजीबी है, वो इसके अंदर नहीं मिलती। उसके अंदर कीबोर्ड में पर की आरजीबी है, इसमें 24 जोन है। फिर प्रोसेसर का डिफरेंस है, ये अल्ट्रा 7 और अल्ट्रा 9 दोनों में आता है, वो अल्ट्रा 9 से ही शुरुआत होती है। ग्राफिक्स कार्ड का डिफरेंस है, इसमें 5060 5070, उसके अंदर स्टार्टिंग ही 5070 Ti से और वो 5090 तक जाता है। एंड डिस्प्ले का डिफरेंस है, इसके अंदर 165 हर्ट्ज तक की डिस्प्ले मिलती है 1600p वाली, उसमें 240 हर्ट्ज तक की डिस्प्ले के ऑप्शन भी है। तो देखो जैसा आपका बजट है उस हिसाब से अपनी बाइंग चॉइस बना सकते हो। अब कर लेते हैं थोड़ी तकनीकी बातें। इंटेल कोर अल्ट्रा 7 255HX वाला प्रोसेसर है इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे को 20 कोर्स 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 8 पी कोर्स हैं, 12 ई कोर्स हैं। पी कोर्स हमारे परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं, अगर परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क करते हो तो पी कोर्स को वो असाइन हो जाते हैं। एंड ई कोर्स आर एफिशिएंट कोर्स, अगर आप कोई छोटा मोटा टास्क कर रहे हो, बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन चल रही है, ब्राउजिंग कर रहे हो, तो वहां पे हमारे एफिशिएंट कोर्स यूज होते हैं। और अगर इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 का थोड़ा सा आइडिया दे दो, इसमें वी सीरीज वाले भी आते हैं जो हमारे थिन एंड लाइट लैपटॉप में आते हैं, फिर एच वाले भी हैं जो थोड़े कम बजट वाले लैपटॉप में आते हैं। ये HX है भैया, एकदम डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट सीपीयूज। और इस आर्किटेक्चर में हमारे को डेडिकेटेड एनपीयू मिलता है, लेकिन ये वही वाला एनपीयू है जो हमारे को इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 1 में भी मिल रहा था, 13 टॉप्स वाला, जो बहुत ही लो पावर एआई टास्क वगैरह को हैंडल करता है। लेकिन भाई लैपटॉप में तगड़ा सीपीयू, तगड़ा जीपीयू, तगड़ी रैम, तो एआई की परफॉर्मेंस वैसी बढ़िया मिल जाएगी। एनपीयू फॉर पावर एफिशिएंसी, जो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में ज्यादा अप्लाई होती है। एंड ग्राफिक्स कार्ड RTX 5060 हमारे को मिलता है विद 8GB VRAM, 115 वॉट ऑफ TGP। और यहाँ पे 32GB DDR5 रैम है, 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली डुअल चैनल में। और 2 स्लॉट्स है इसके अंदर, मैक्सिमम 64GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। वैसे 32GB इज मोर देन इनफ, गेमिंग प्रोडक्टिविटी सब में। 1TB Gen 4 SSD मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड बढ़िया रही है Gen 4 के हिसाब से। एंड 2 स्लॉट है इसके अंदर डेडिकेटेड, एक 2280 वाला है जो फुल साइज है, एक 2242 वाला, इसमें छोटी SSD लगती है। एंड पर स्लॉट अप टू 2TB तक आप SSD आराम से लगा सकते हो। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4। और हाँ, AI चिप जो ये लॉक और लीजन सीरीज में देती है, LA1 और LA3 दोनों चिप है इसके अंदर। ये करती है जैसे जैसा आपका यूसेज पैटर्न है ना लैपटॉप का, आपके CPU और GPU को उस हिसाब से ट्वीक कर देती है ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके। आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी करते हो तो लैपटॉप उस हिसाब से ट्वीक हो जाएगा, आप ज्यादा गेमिंग करते हो उस हिसाब से हो जाएगा। तो आपके लिए कस्टमाइज यूजर एक्सपीरियंस रहेगा। बेसिकली एल्गोरिथम बेस्ड है, जैसा एल्गोरिथम वैसे वो ट्रेन होती रहती है, ऐसा लेनोवो वालों का कहना है। और साथ में MS ऑफिस भी मिलता है जो लेनोवो की वेबसाइट पे आप चूज कर सकते हो, 2000 रुपीज का है। वैसे इतने पैसे खर्च लो तो ले ही लेना चाहिए, काम आ ही जाता है।
जुगाड़ों के पीछे नहीं भागना। एंड साथ में 3 मंथ्स का Xbox गेम पास तो हमारे को सारा Lenovo लैपटॉप के साथ मिल जाता है। तो डे 1 पे अगर गेम में पैसे नहीं खर्चने तो Xbox गेम पास में खेल पाओगे। एंड यस, अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, बढ़िया 33,000 प्लस मल्टी कोर एंड 2100 प्लस सिंगल कोर। एंड मैं इसको कंपेयर भी करके देख रहा था कंपेटिटिव सीपीयू से। अगर i9 4900HX से भी कंपेयर करता ना, जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप था, उससे भी बेटर ये परफॉर्म करता है। एंड इससे ऊपर फिर Core Ultra 9275HX आता है और बाकी और सारे सीपीयूज वगैरह भी आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। एंड Cinebench 2024 के स्कोर ये रहे और Geekbench 6 के स्कोर्स भी आप देख सकते हो। और इस लैपटॉप के अंदर आराम से आप हाई एंड प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंपाइल आपको करने हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली सीपीयू लेवल पे। एंड इवन म्यूजिक प्रोडक्शन वाले टास्क भी करने हो, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर डेटा साइंस वाले स्टूडेंट भी हो तो मैं कहता हूं ना, i5 या Ryzen 5 के साथ 3050 वाला जीपीयू भी होगा ना, तब भी काम हो जाता है। इसमें तो फिर भी कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर करते हैं एआई की बात। Geekbench 6 का एआई वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो, इन केस अगर किसी और लैपटॉप से कंपेयर करना। और DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल हमने रन किया यूजिंग LM Studio, और ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा खासा बड़ा। इसका आउटपुट 8 मिनट्स 40 सेकंड्स में निकल गया है और टोकन इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और ये वाला जो एआई का टेस्ट है ना, ये CPU, GPU, RAM तीनों को यूज करता है। एंड इसके अंदर 32 GB रैम है, तो 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन करने में कोई इशू भी नहीं है। अब जरा 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग के हिसाब से बात कर लेते हैं। 5060 के हिसाब से यहाँ पे ब्लेंडर बेंचमार्क आप देख सकते हो 3700 स्कोर, और BMW का रेंडर भी निकाला ब्लेंडर में 19 सेकंड्स में निकल के आ गया आराम से। तो आपको जीपीयू इंटेंसिव टास्क करने हैं और उसके अलावा गेम डेवलपमेंट वगैरह भी अगर करनी है तो भी इस लैपटॉप पे आराम से हो जाएगी। बट वही होता है, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकती है। अब ये 5060 है, फिर इसके ऊपर 5070 भी है, फिर TI भी है, फिर 80, 90, जितने पैसा उतना पैसा डालो और अपना काम उतना स्मूथ करो। और एडिटिंग एंड डिजाइनिंग के लिए Puget Bench for Premiere Pro 10,000 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स 12,000 के आसपास, और DaVinci Resolve 9100 प्लस, और Photoshop 9400 प्लस। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर चलाने हैं, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, किसी भी लेवल की 4K 60 FPS की फुटेज आराम से आप इस लैपटॉप में चला पाओगे। एकदम स्मूथ मक्खन एक्सपीरियंस मिलता है। और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark Time निकाला, जिसके स्कोर्स ये रहे। Geekbench 6 का OpenCL हो गया, इसका स्कोर 1,19,000 के आसपास। VR Mark का बेंचमार्क में निकाला 16,000 प्लस। तो यहाँ पे जिसका 5060 है ना, ये पिछली जनरेशन का 4070 वाली परफॉर्मेंस निकाल के देता है, समटाइम्स उससे बेटर भी। तो यहाँ पे आपको VR गेमिंग करनी है, गेम टेस्ट वगैरह तो मैं अभी आपको दिखाई दूंगा। एंड जो 5060 है, ये 8GB VRAM वाला जीपीयू है, 5070 भी 8GB है, 5050 भी 8GB है। तो भैया कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो 3D Mark Time का जो ग्राफिक्स स्कोर है ना, वो हमने ग्राफ में रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 5060 कहां स्टैंड करता है, फिर जो 5050 है वो इससे काफी कम परफॉर्म करता है, और 5070 थोड़ा ज्यादा, फिर 5070 Ti बहुत बेटर परफॉर्म करता है, जस्ट बिकॉज ये 12GB VRAM के साथ आता है। बाकी 80 और 90 तो आप देख ही सकते हो। चाय में जितनी शक्कर डालोगे ना, फिर मीठी उतनी बनती चली जाएगी, और यहाँ पे शक्कर पैसा है। फिर हम स्टेबिलिटी टेस्ट करके देख रहे थे, 1 घंटे के लिए प्राइम 95 चला के देखा था, मैक्सिमम 106 डिग्रीज तक चला गया इसका सीपीयू। लेकिन वहां पे अगर आप वॉटेज देखो ना, तो 188 वॉट तक पुश हो गया था। एवरेज 95 डिग्रीज का था, और वॉटेज भी हमारी एवरेज 135 वॉट के आसपास थी। क्लॉक स्पीड्स भी आप देख सकते हो, कुछ ऐसा थ्रॉटलिंग वगैरह का सीन तो हुआ नहीं। फिर 1 घंटे के लिए जीपीयू पे लोड डाला, यहाँ पे जीपीयू 75 डिग्रीज तक ही गया, 74-75 एवरेज, और वॉटेज यहाँ पे 114 वॉट तक जा रही थी। तो सिस्टम स्टेबल रहता है, क्रैश वगैरह नहीं होता, बंद नहीं होता। लीजन है, थर्मल्स बढ़िया होते हैं। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। सबसे पहले Valorant 1600p रख रहे हैं, जो हमारा लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन है, और हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं। जैसा इसका प्रोसेसर है उसके हिसाब से वो हमारे को एवरेज 400 FPS के आसपास मिल जाते हैं। उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग्स रखी है, नेटिव रेजोल्यूशन है यहाँ पे भी, और इसके अंदर में 180-190 FPS के आसपास मिल जाते हैं। देन GTA 5 मैक्सिमम रे ट्रेसिंग, और ये एनहांस्ड एडिशन है, जिसके अंदर 1600p में भाई अच्छा खासा जीपीयू यूज होता है, वॉटेज कंजम्पशन और VRAM भी आप देख सकते हो। आराम से ये भी 50-55 FPS तक चले जाता है, मतलब समटाइम्स बिलो 50 FPS ऑल्सो। एल्डन रिंग में वही स्टेबल 60 FPS मिल जाते हैं, क्योंकि 60 FPS लॉक गेम है मैक्सिमम सेटिंग्स पे। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन आ गया, एक्सट्रीम सेटिंग्स रखी हमने इसके अंदर, और भाई एक्सट्रीम सेटिंग्स में भी आराम से एवरेज 90 FPS के आसपास हमारे को मिल रहा है। बाकी आप चाहो तो सेटिंग्स कम करके ज्यादा FPS निकाल सकते हो भाई, हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन का कहीं तो फायदा हो। उसके बाद RDR2 फेवर क्वालिटी, यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, 70-80 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। कभी कभी थोड़े से कम हो जाता है, 10 FPS का डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ DLSS हमारे को मिलता है। और साइबरपंक यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स, एक तरफ फ्रेम जनरेशन है जिसमें 100 पार जाने, ऑब्वियसली डबल FPS हो जाते हैं, रॉ परफॉर्मेंस में 50 के आसपास। एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगाते हैं, तो रॉ परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नॉट प्लेबल, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आराम से 50-60 FPS निकल जाएंगे। और इसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन भी मिलती है, जो हमने टेस्ट की थी 3x एंड 4x। आप देख सकते हो कितने भयंकर फ्रेम रेट आ रहे हैं, AI जनरेटेड फ्रेम इफ यू नो। एंड इसके अंदर रे ट्रेसिंग अल्ट्रा भी है, और ये सिर्फ 50 सीरीज पे हमारे को मिलता है। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स, एंड इसके अंदर हमारे को आराम से 40-45 FPS मिल जाते हैं नॉर्मली, और फ्रेम जनरेशन लगा के तो भाई 100 के आसपास, जिसके अंदर रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे है। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज एंड वेरी हाई सेटिंग्स पे, जिसमें रे ट्रेसिंग भी हाई रखी है, उसमें प्लेबल FPS नहीं मिल पाता, क्योंकि भाई बहुत इंटेंसिव गेम है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के आप अच्छे FPS निकाल सकते हो
45 to 50 के आसपास तक। बाकी चाहो तो सेटिंग्स भी गिरा लो। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस 2 यहाँ पे एवरेज 45 to 50 FPS मिल रहा है हमारे को विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन लगा के जस्ट डबल 85 to 90 के आसपास। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट के अंदर भी वेरी हाई सेटिंग्स लगाई जिसमें रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी प्लेबल है, लाइक 45 to 50 FPS मिल रहा है, बट इसके अंदर फ्रेम जनरेशन लगा के ज्यादा FPS नहीं बढ़ पाते, मतलब 20 FPS के आसपास का डिफरेंस आता है। गोस्ट ऑफ त्सुशिमा में तो परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, 50 to 55 FPS मिल जाता है DLSS ऑफ पे, और फ्रेम जनरेशन अगर आप लगाते हो तो 100-110 के आसपास। उसके बाद ब्लैक विद वुकोंग सिनेमैटिक सेटिंग्स एंड वही 20-25 के आसपास FPS आते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे जाते हैं 2-4, क्योंकि 1600p है ना, बट हाँ फ्रेम जनरेशन लगा के आप अच्छे FPS में गेमिंग कर सकते हो। और रे ट्रेसिंग को जैसे वेरी हाई पे करा तो रॉ परफॉर्मेंस तो बिल्कुल गायब हो जाती है, 1-2 FPS मिल पाते हैं मुश्किल से, और फ्रेम जनरेशन लगा के मुश्किल से 30 FPS के आसपास। फिर वही बात है, मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलती है, लेकिन इन गेम्स में मैं रेकमेंड नहीं करता, जिसके अंदर आपका एक एक मूव बहुत मैटर करता है, एंड ज्यादा FPS आप निकाल पाओगे जिन गेम्स में सपोर्ट मिलेगा। देन स्पाइडरमैन 2 रॉ परफॉर्मेंस में 40-45, फ्रेम जनरेशन लगा के 80 के आसपास, वही जस्ट डबल हो जाते हैं। और रे ट्रेसिंग जैसी वेरी हाई पे करी ना, इस गेम की परफॉर्मेंस रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे ना ज्यादातर किसी भी लैपटॉप में अच्छी निकल के आ नहीं पा रही। फिर एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स पे यहाँ पे नॉर्मली 30 FPS मिलते हैं, वही फ्रेम जनरेशन लगा के आराम से 80 FPS तक निकल जाते हैं। और इसी के अंदर अगर रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करते हैं ना तो इतने अच्छे FPS मिलते नहीं रॉ परफॉर्मेंस में, फ्रेम जनरेशन के ठीक ठाक 30 FPS मिल जाते हैं। और वहीं पे अगर मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा लो तो अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। और 3x और 4x में इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि बेस फ्रेम्स ही कम होते हैं ना, और रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है यहाँ पे। एंड लगभग 3 से 4 घंटे गेमिंग करने के बाद लेफ्ट साइड में हमारे 28 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर थे, सेंटर से 30-31 डिग्रीज के आसपास, उसके बाद राइट साइड से 26-27, एंड हमारा बॉटम एरिया भी काफी कूल साइड था 20-22 डिग्रीज। इवन लेफ्ट साइड में भी सेम ही हाल है, तो लैपटॉप ऐसा गर्म फील नहीं होता अगर आप इसके कीबोर्ड पे भी गेमिंग कर रहे होंगे तो। और वैसे भी सर्दियां आ गई है तो रूम टेम्परेचर पे भी वेरी कर सकता है। अब जरा छेदों की बात, आई मीन पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड में RJ45 लैन पोर्ट, एक यहाँ पे ई शटर स्विच मिल जाता है फॉर वेबकैम, और 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाएंगे, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। बाकी लेफ्ट साइड में पोर्ट है पावर इनपुट HDMI 2.1, जिसमें मैक्सिमम 4K 240 Hz तक आउटपुट आप ले सकते हो, विद RTX 5060 USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिसमें डिस्प्ले आउटपुट भी मिल जाएगा वही 4K 240 Hz तक 5060 से ही। PD 3.1 का सपोर्ट भी है टाइप सी पोर्ट में, जिससे आप टाइप सी से चार्जिंग कर पाओगे अप टू 140 वॉट तक ये सपोर्ट करता है। और एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिल जाता है, जिससे डिस्प्ले आउटपुट आप ले पाओगे, लेकिन इंटेल ग्राफिक्स से 4K 240 Hz तक जा रहा था, लेकिन इसमें कोई भी PD का सपोर्ट नहीं है। और थंडरबोल्ट 5 स्कार सीरीज में मिल जाता है, और लीजन प्रो 7i में थंडरबोल्ट 4 था ही नहीं, इसमें थंडरबोल्ट 4 डाल दिया, जबकि ये प्रो 5i है। क्या हो गया भाई साहब, रल गया क्या कुछ मामला, बोर्ड इधर उधर हो गया क्या? और एक USB 3.2 Gen 2 वाला एक और टाइप ए पोर्ट मिलता है, जो कि ऑलवेज ऑन वाला है, जिसमें आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हो किसी डिवाइस की। और पीछे की तरफ कोई पोर्ट्स नहीं है, बेसिकली नंबर ऑफ पोर्ट्स तो सेम है, लेकिन वो सब लेफ्ट राइट में कर दिया। और लीजन पोर्ट्स के मामले में सबसे बढ़िया है, मेरा जो मेन एडिटर है ना वो लीजन लेके बैठा, कह रहा भैया पोर्ट से बहुत खुश हूं मैं। एंड ये स्मग स्विच मिल जाता है लीजन स्पेस एप्लीकेशन में, अगर आप जाओगे, यस ये एप्लीकेशन अलग है, भी बताता हूं, जिसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलता है, हाइब्रिड, DGPU, IGPU मोड ओनली और ऑटो मोड। तो अगर आपको सिर्फ IGPU पे आउटपुट रखना है, DGPU बिल्कुल बंद रखना है फॉर बेटर बैटरी बैकअप, अगर सिर्फ DGPU रखना है तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन बैटरी बैकअप कम हो जाता है। मैं वैसे आपको कहूंगा हाइब्रिड ऑटो मोड रखना, मैं उसी पे रखता हूं। उसमें क्या होता है ना, वो गेम जब चलता है तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है, एडवांस्ड ऑप्टिमस जिसको बोलते हैं, बेस्ट है। एंड कीबोर्ड लीजन ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड मिलता है, वही जैसा इनका बहुत सालों चलता आ रहा है, बढ़िया टाइपिंग एक्सपीरियंस है इसके अंदर, फुल साइज का कीबोर्ड है, नम पैड इंक्लूडेड, 1.6 mm का की ट्रैवल है, 24 जोन RGB में आपको बता चुका, जो आप कस्टमाइज कर पाओगे लीजन स्पेस के अंदर जाके। एंड को पायलट की भी मिल जाती है डेडिकेटेड यहाँ पे, और टाइपिंग और गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। एंड द बिगेस्ट चेंज, डिस्प्ले 16 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर, और जैसे कि OLED है तो ग्लॉसी डिस्प्ले मिलती है, यानी कि रिफ्लेक्शंस वगैरह स्क्रीन में दिखाई देंगे। रूम में अगर लाइट है और ब्लैक स्क्रीन आगे गेम की लोडिंग में, तो गधा सा बैठा हुआ जो दिखता है ना दूसरी तरफ से, वही वाली डिस्प्ले है। लेकिन OLED के अपने स्वाद है, जैसे कलर गैमेट बहुत बढ़िया है, यहाँ पे हमारे को 100% sRGB, 100% P3, ब्राइटनेस अप टू 500 निट्स की, इसके अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये डायनामिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है फॉर बैटरी सेविंग। और डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 1000 का भी सपोर्ट है, तो ऑफ कोर्स HDR का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, और HDR पे अप टू 1000 निट्स तक हिट कर सकती है डिस्प्ले, पूरी नहीं, कोई 10% विंडो जो होती है। एडवर्टीजमेंट और निट्स में फर्क समझो। और सर्टिफिकेशन के मामले में Nvidia G-Sync, Dolby Vision, TUV लो ब्लू लाइट, हाई गेमिंग परफॉर्मेंस, राइनलैंड फ्लिकर फ्री, सारी सर्टिफिकेशन मिलेगी, यानी कि डिस्प्ले से फुल परम आनंद। यहाँ पे आप गेमिंग करो, कंटेंट वगैरह देखो इसके ऊपर, भाई ओवरऑल डिस्प्ले मजा बांध देती है। और इस डिस्प्ले में ना इनबिल्ट एंटी बर्निंग टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बर्न नहीं होगी, बट स्टिल मैं फिर भी बोलता हूँ आप अपने स्क्रीन सेवर वगैरह ऑन रखो, कोई भी फिक्स चीज है डिस्प्ले के ऊपर, उसको हो सके घंटे 2 घंटे 3 घंटे में रिफ्रेश वगैरह कर लो। मतलब OLED बर्निंग से बचने के छोटे मोटे तरीके हैं जो फॉलो कर लेना। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, 1440p 30 FPS वाला वेबकैम है, एंड 30 FPS मेंटेन कर भी रहा है ये, और कुछ ऐसी क्वालिटी है। वैसे OLED में तो खुद को बहुत बढ़िया दिखाई देती है, लेकिन आपकी फोन की, टीवी की या लैपटॉप की स्क्रीन में मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, कैसी क्वालिटी है मुझे बताना। एंड लाइट कंट्रोल वगैरह भी अच्छा है। और विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स हैं इसके अंदर, ऑटो फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट और बैकग्राउंड इफेक्ट्स वगैरह।
2 वाट के 2 स्पीकर है, डाउन फायरिंग वाले हैं, ना तो बहुत ही ज्यादा लाउड है ना तो बहुत ही ज्यादा लो है, अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, डिसअपॉइंट आप नहीं होने वाले। और इसकी ऑडियो ट्यून है हरमन चाचा की तरफ से, एंड नाहिमिक ऐप भी मिलती है इसके अंदर, जिसके अंदर आप इसकी ट्यूनिंग वगैरह कर सकते हो, म्यूजिक, मूवी, कम्युनिकेशन, गेमिंग, एंड अगर आपने हेडफोन या स्पीकर वगैरह लगाया होगा उसके ऊपर ये ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स पे पता नहीं लग पाता। और Lenovo Vantage तो मैं आपको कई बार दिखाई चुका हूं। लीजन स्पेस की एप्लीकेशन अभी अपने लैपटॉप्स में डाल के देते हैं, इसके अंदर आप मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, लाइटिंग वगैरह चेंज हो जाएगी, लाइटिंग की ब्राइटनेस आप एक साथ चेंज कर पाओगे, जीपीयू वर्किंग मोड नीचे मिल जाते हैं, और एक यहाँ पे इनका गेम्स का स्टोर वगैरह भी है जहां से आप गेम्स वगैरह खरीद पाओगे, लेकिन ये डॉलर्स वगैरह में शो करता है, और लाइब्रेरी आ जाएगी आपकी गेमिंग की सारी, और नीचे एक इनका गेमिंग जोन मिल जाता है। तो गेमर्स के लिए कह रहे भाई साहब कुछ अलग मामला बनाएंगे, इसमें हो सकता है फ्यूचर में और भी चीजें ऐड हो जाए। और भाई इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 80 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, मेरे को उम्मीद थी 90 वॉट आवर या थोड़ा दे देते, ऑब्वियसली उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक 90 वॉट आवर वाला बेंचमार्क अच्छा लगता है। एंड यस हम टेस्ट करके देख रहे थे, वही बेसिक यूसेज, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, हाई जीपीयू मोड पे रख लिया था लैपटॉप को, और स्पीकर्स वगैरह चल रहे थे, यूट्यूब चल रहा था, साइड बाय साइड एप्लीकेशन खोल रही, 2 से 2.5 आवर्स के आसपास का बैकअप मिला। गेमिंग लैपटॉप है, ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। और इसके साथ हमारे को 245 वॉट का पावर अडाप्टर मिलता है, जिससे फुल चार्ज होने में 1 आवर 6 मिनट्स के आसपास लगते हैं, तो चार्जिंग टाइम अच्छा है। तो ये था Lenovo Legion Pro 5i का पूरा रिव्यू, एंड ये स्टार्ट हो जाता है 1.6 लाख के आसपास है, जिसमें आपको अल्ट्रा 7 मिल जाता है, फिर उसके बाद आप चीजें डालते जाओ, पैसे बढ़ते जाएंगे, अल्ट्रा 9 है, उसके अलावा विंडोज 11 होम या प्रो दोनों में आपको ऑप्शन मिलता है, एमएस ऑफिस आप चूज कर सकते हो, रैम ही ऑप्शन है 16, 32 और 32 जिसमें मेगा ट्रांसफर डिफरेंस है, और एसएसडी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो बजट के हिसाब से, एंड ग्राफिक्स कार्ड में 50-70 तक है। उसके अलावा 24 जोन या वाइड बैकलाइट कीबोर्ड रखना है वो भी आप चेंज कर सकते हो, वाईफाई 6 एंड वाईफाई 7 में भी डिफरेंस है, तो काफी सारी कस्टमाइजेशन हो जाएगी। अब सबसे बड़ा माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि भैया 50-60 के लैपटॉप 1.4 1.5 लाख के आसपास मिल जाते हैं, ये एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है? देखो एक तो कोर अल्ट्रा HX वाला प्रोसेसर है इसके अंदर, जो बहुत बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू 14900 HX या 14700 HX। फिर इसके अंदर OLED डिस्प्ले आ गई, भरपूर पोर्ट्स आ गए, तगड़ी बिल्ड आ गई, उसी के आपसे पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। आपके जो थॉट्स हैं मुझे कमेंट करके बताओ, एंड इस लैपटॉप का कंपैरिजन और किस लैपटॉप के साथ चाहते हो वो भी बता सकते हो, लाने की पूरी कोशिश किया है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।